प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की सामान्य पेपर पढ़ेंगे अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई फर्स्ट। हम इकाई फर्स्ट के अंतर्गत संक्षिप्त है पाठ्यक्रम रिव्यू में इसको थोड़ा बढ़ा के पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में अभी जानकारी देना बाकी है। उसी क्रम के अंदर हम पढ़ते हैं इकाई फर्स्ट अधिगम ने आकलन की अवधारणा के अंदर सामान्य व्याख्या। इस व्याख्या के अंदर पढ़ा था अधिगम के लिए अधिगम के रूप में। हम इसी अधिगम के रूप में जब आकलन की विशेषता पढ़ ली है, हमने आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि आत्मविश्वास का विकास करना। आत्मविश्वास का विकास करना मतलब क्या है कि एक विद्यार्थी के अंदर सभी प्रकार की समस्त गतिविधियों जो उसको याद करना जाता है उसके प्रति उसकी हमेशा परिवर्तनशीलता के आधार पर उसको आत्मसात करना चाहिए, जिससे उसके ज्ञान को स्थायी और उच्च बना रहे। फिर मैं कहता है कि अनुदेशन उद्देश्य की सरल प्राप्ति में अनुदेशन उद्देश्य की मतलब इसमें कहा कहता हूँ कि विद्यार्थी उन सभी पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नवीन ज्ञान में अनुदेशन अनुक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी किसी गतिविधियां के प्रति आत्मसात करना सीख जाता है। मतलब मैं जब पढ़ रहा हूँ वो उसका आंसर किस प्रकार से होगा, एक पहले से वो एक मन में विचार बना के रखता है। अनुदेशन अनुक्रिया मतलब हम कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं उसके प्रति जो आंसर दिया है उस पर हाथ रखना, और हाथ रखने के बाद में हम जो क्रिया पढ़ते हैं उसमें 4 ऑप्शन का जवाब देते थे। मेरे मन से ये होना चाहिए, फिर हम हाथ में देखते नहीं, वास्तव में ये नहीं होता है। मतलब हमारे एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। फिर था चिंतन मनन चिंतन शक्ति का विकास करना। विद्यार्थी अपने अधिगम के प्रति जो प्रारूप तैयार करता है, फिर उसे प्रकरण को याद करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार उस प्रकरण में क्या संशोधन होता है। उस संशोधन के अंतर्गत चिंतन मनन तर्क वितर्क करना सीख जाता है, और इसी प्रकार इसी आधार पर विद्यार्थी अपने शिक्षण के अंतर्गत धीरे धीरे चिंतन मनन करने की क्रिया को सीखने के बाद वह अपने शिक्षण कार्य में सफलता तक पहुंच जाता है, मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अनुसरण की क्षमता का विकास करना। कौन सा है? 4th नंबर है श्रवण की क्षमता का विकास, अनुसरण की क्षमता का विकास करना चाहिए। अनुसरण की क्षमता का विकास करना चाहिए। हमारा 4th पॉइंट है वो होता है कि अनुसरण की क्षमता का विकास करना चाहिए। अनुसरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना, मतलब खुद को उस एक तो होता है मनन क्रिया करना, एक होता है श्रवण क्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो कानों द्वारा सुनाई देना चाहिए। एक अध्यापक जब क्रिया करता है तो वो अनुश्रवण क्रिया के द्वारा करता है कि हम जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उसको श्रव्य कार्य करता है। श्रव्य सामग्री द्वारा एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को समझाता है और आप उसे अपने कानों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करके अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर करते हैं, भंडार करते हैं। उसी क्रिया पढ़ते हैं कि अधिगम के रूप में आकलन की आवश्यकता के अंतर्गत, मतलब अधिगम के रूप में आकलन की आवश्यकता के अंतर्गत विद्यार्थियों में अनुश्रवण क्षमता का विकास करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपने गतिविधियों युक्तियों तकनीकों एवं उपाय तथा अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण विद्यार्थी स्वयं कर सकता है। मतलब उसको इस प्रकार का शिक्षण कार्य करना है, इस प्रकार का शिक्षण कार्य करना है कि विद्यार्थी उस क्रिया को स्वयं सीखे, विद्यार्थी उस क्रिया को स्वयं सीखे। और सीखने के आधार पर यह कहा जाता है कि विद्यार्थी जो समस्त गतिविधियां कर रहा है वह स्वयं के आधार पर कर रहा है, मतलब स्वयं पढ़ रहा है, स्वयं उसे याद कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि विद्यार्थी में उस समस्त गतिविधियों में कोई गलतियां नहीं होती हैं या कोई भी समस्या उत्पन्न होती है। यदि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो विद्यार्थी के द्वारा उस
गतिविधियों में सुधार किया जाता है। उसे अनुसरण की क्षमता का विकास करता है, मतलब स्वयं पढ़ता है। अगर स्वयं के द्वारा पढ़ेगी शिक्षण में कोई गलती हो जाती है तो विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर के आधार पर उन गलतियों का समस्याओं का समाधान स्वयं करता है। अतः विद्यार्थियों के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का संचार अपने शारीरिक क्षमता के आधार पर अनुसार ही करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वह अपने तर्क वितर्क के आधार पर अपने कार्य के अंतर्गत अनुसरण की खुद को अपनी क्षमता ने खुद पढ़ के अपने ज्ञान को स्टोरेज कर सकता है, बढ़ा सकता है, स्थायी और उच्च बनाने की क्रिया को संपन्न कर सकता है। फिर अगला पॉइंट आता है विद्यार्थी केंद्रित अधिगम का विकास, अधिगम की व्यवस्था करना। पांचवा आता हमारा इसका वह है विद्यार्थी केंद्रित अधिगम का विद्यार्थी केंद्रित अधिगम का विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है अधिगम का विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। और कहते मतलब एक जगह पे होनी चाहिए। विद्यार्थी को जब शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है, तब विद्यार्थी की समस्त इंद्रिय जो है वो विद्यार्थी अध्यापक के शिक्षण कार्य पर फोकस होना चाहिए कि अध्यापक मुझे किस प्रकार का शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उसके प्रति हमें चिंतन मनन और जिज्ञासा के साथ रुचि के साथ में उस शिक्षण को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रक्रिया का मतलब निगम का विकास की व्यवस्था के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी के द्वारा अधिगम गतिविधि का प्रयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है कि मैंने अपने शिक्षण कार्य को कहाँ तक, किस हद तक मैंने प्राप्त किया है और कैसे प्राप्त किया क्या है। मूल्यांकन स्वयं विद्यार्थियों को करना चाहिए। इस स्थिति में स्वयं के मूल्यांकन की स्थिति में अधिगम स्तर न्यून हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी कुछ विद्यार्थी रुचि जिज्ञासा के स्तर के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के बाद एक विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर के आधार पर ही अपने शिक्षण कार्य को याद करने के लिए वो जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है वो उससे ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात विद्यार्थी अपने समस्त शिक्षण की गतिविधियों का मूल्यांकन करके स्वयं अपने शिक्षण विधि का प्रयोग करके अपने अधिगम प्रक्रिया का विकास केंद्रित विधि के द्वारा करके अपने शिक्षण कार्य को सफल करने का विकास इस केंद्रित अधिगम के द्वारा करता है। कहना मतलब कि एक विद्यार्थी अपने एक जैसे आरपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आरपीएससी एक एग्जाम्पल होने वाला है, एग्जाम होने वाला, उस एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार का पाठ्यक्रम आएगा, उसके लिए अलग से अध्यापक नहीं होता है। मतलब सेल्फ स्टडी होती है, यानी खुद को पढ़ना है, खुद को समझना है कि मैंने अपने इस पाठ्यक्रम को कहाँ तक पढ़ा है। उस समझ क्रिया को कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित अधिगम का विकास करने की व्यवस्था करना, मतलब विद्यार्थी को स्वयं को पढ़कर अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। इस मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के बाद वह अपने शिक्षण कार्य को सफल और सुरक्षित बना देता है। फिर अगला पॉइंट आता है शिक्षक के नियंत्रण का अभाव। शिक्षक के नियंत्रण का अभाव, शिक्षक के नियंत्रण का
अब हम छठा पॉइंट जो पढ़ रहे हो कि अधिगम के रूप में आकलन की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व के अंदर जो हमारा छठा जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो शिक्षक के नियंत्रण का। अगर इस पाठ्य क्लासरूम के अंदर अगर अध्यापक का नियंत्रण अगर अच्छा है, अनुशासन है, तो विद्यार्थी उस शिक्षक के प्रति रुचि लेंगे। और इसी कक्षा के अंदर अध्यापक का अगर नियंत्रण सही ढंग से नहीं है तो आपका शिक्षण कार्य सफल है नहीं सकता। क्यों? जब तक बच्चों पर नियंत्रण अध्यापक का नहीं होगा तब तक आपका शिक्षण कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। कहने वाले हैं कि अधिगम के रूप में आकलन की आवश्यकता में शिक्षक के नियंत्रण का पूर्ण अभाव विद्यार्थी को पाया जाता है। मतलब पूर्ण अभाव, मतलब शरीर से प्रभाव है या नहीं है, इसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है कि अपने शिक्षण कार्य को पढ़ाने के लिए, अपने प्रारूप को, पाठ्य प्रारूप को समझाने के लिए एक शिक्षक का उस विद्यालय उस कक्षा के अंदर नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। कि जब तक शिक्षक कार्य प्रारंभ करता है, जब शिक्षक शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है तो विद्यार्थी को नवीन अधिगम गतिविधियों के माध्यम से, नवीन मतलब जो अभी आने वाले लेटेस्ट वर्तमान में कौन कौन सी विधियां चल रही है उसके माध्यम के द्वारा किसी प्रकरण को सरल रूप में तैयार करके उनके सामने प्रस्तुत करना, जिससे विद्यार्थी के क्रियाकलापों का ध्यान रखा जा सकता है कि विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य गतिविधियों ने जो मेथड समझा रहा हूँ, सिद्धांत समझा रहा हूँ, उस मेथड के अंदर विद्यार्थी कितना रुचि और कितना योग्यता के आधार पर उसमें रुचि इंटरेस्ट ले रहे हैं। अर्थात शिक्षक का अध्यापन कार्य विद्यार्थी के सामने ऐसा होना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावी हो, विद्यार्थी उस शिक्षण के प्रति केंद्रित हो, विद्यार्थी उस केंद्रित के प्रति नियंत्रण हो सके। अध्यापक का इतना प्रभावी रूप होना चाहिए, एक अध्यापक का शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण में इतना प्रभाव होना चाहिए कि विद्यार्थी उस शिक्षण कार्य को प्राप्त करने के लिए एक रुचि और जिज्ञासा में उस शिक्षण कार्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार का अनुशासन बनाना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना, जब अध्यापक किसी कक्षा में जाता है, अगर वह अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के अंतर्गत शिक्षण अगर अच्छा है तो विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर के अनुसार चुप बैठेंगे। और किसी अध्यापक का अगर शिक्षण कार्य से ढंग से है नहीं है, वो शिक्षक के गुण उसमें नहीं है, तो वहाँ अध्यापक के जाने के बाद भी विद्यार्थी अनुशासन में नहीं होते हैं। तो कहने वाला है कि जब तक आपके शिक्षण कार्य के अंतर्गत जब तक शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहेंगे। क्योंकि एक अध्यापक का गुण होता है कि वह अपने कक्षा अनुशासन पर नियंत्रण करके अपना शिक्षण प्रभावी बनावे, अपने शिक्षण कार्य को और कितना समस्त गतिविधियों, उद्देश्यों और कौशलों के माध्यम से इस प्रकार से होना चाहिए कि विद्यार्थी को उस लगना चाहिए कि मेरे अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य को मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इसे समझ रहा हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं उसी मेरे अंदर कुछ न कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन होना चाहिए। विद्यार्थी एक शिक्षक का अधिगम इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थी में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा है अधिगम के रूप में आकलन की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमने जो 6 बिंदु पढ़े हैं, ये और पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हैं, उन सभी को मिलाकर हमारे 6 शिक्षण आवश्यकता को पढ़ा है।